अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो गहरी सांस लें और ध्यान दें, आप यहाँ एक चमत्कार की वजह से हैं जो अरबों साल पहले शुरू हुआ था। जी हाँ, अरबों साल। और यकीन मानिए, इस कहानी को समझने से जीवन, ग्रह और खुद को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे कि जीवन कैसे उभरा, विकसित हुआ और आप तक पहुँचा। और ये कहानी अभी भी क्यों लिखी जा रही है, क्या हम भी इसमें शामिल होंगे? अगर हम आज यहाँ हैं तो इसका श्रेय किसी साधारण सी लेकिन बेहद ज़रूरी चीज़ के स्थिर होने को जाता है। पृथ्वी की कक्षा। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक ब्रह्मांडीय नृत्य ने एक युवा तारे, जिसे हम सूर्य कहते हैं, के चारों ओर कण, धूल और चट्टानें इकट्ठा कर दी। समय के साथ इस गुरुत्वाकर्षण अराजकता ने ग्रहों का निर्माण किया। उनमें से एक थी पृथ्वी, और इसकी लगभग गोलाकार स्थिर कक्षा ने जीवन के उद्भव के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा की। हम हर 365 दिन और कुछ घंटों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इस अरबों साल के प्रक्षेप पथ पर बहुत कुछ घटित हुआ है, जिसमें हमारा उद्भव भी शामिल है। हम इंसान खुद को खास समझते हैं और कई मायनों में हम हैं भी, लेकिन हम इस धरती पर अपनी छाप छोड़ने वाले पहले इंसान नहीं हैं, न ही हम आखिरी होंगे। सच तो ये है कि जिंदगी ने हमसे पहले अनगिनत बार खुद को नया रूप दिया है, और ये हमारी मौजूदगी में या हमारी मौजूदगी के बिना भी ऐसा करता रह सकता है। हर जीवन रूप एक समान सिद्धांत की अनूठी अभिव्यक्ति है। पिछवाड़े का पेड़, जमीन पर गिरा पत्ता, नंगी आंखों से दिखाई न देने वाले बैक्टीरिया, ये सब एक ही घटना का हिस्सा हैं, जिंदगी। ये सब लगभग अगोचर रूप से शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का अस्तित्व नहीं था। आदिम महासागरों के बीच केवल अणु ही मौजूद थे, लेकिन किसी समय इन अणुओं ने प्रतिकृति बनाना शुरू कर दिया। वे पर्यावरण में मौजूद अन्य अणुओं का उपयोग करके अपनी प्रतिलिपियां बना सकते थे। ये लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ था, संभवतः पानी के नीचे गर्म झरनों के पास, जहां भूतापीय ऊर्जा जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालित करती थी। इन प्रतिकृति अणुओं का उद्भव जीवन की ओर पहला कदम था, लेकिन ये अणु अकेले ही असुरक्षित थे। वे अन्य अस्थिर पदार्थों से भरे कठोर वातावरण के संपर्क में थे। तभी कुछ असाधारण हुआ। उन्होंने प्लाज्मा झिल्लियों नामक संरचनाओं के भीतर अपनी रक्षा करना शुरू कर दिया। इन झिल्लियों ने छोटे छोटे कक्ष बनाए जो आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करते थे, और इन बुलबुलों के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाएं अधिक नियंत्रित तरीके से हो सकती थी। पहली कोशिकाएं बनी, एक छोटी सी झील जो समुद्र से अलग थी लेकिन फिर भी उससे जुड़ी हुई थी। यही कोशिका की उत्पत्ति थी और आगे आने वाली हर चीज का प्रारंभिक बिंदु। ये कोशिकाएं पूर्ण नहीं थीं। उन्होंने अपने आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिलिपि बनाई, लेकिन ये प्रतिलिपियां कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं। प्रत्येक नई कोशिका पिछली कोशिका से थोड़ी अलग थी, और इसी ने सब कुछ बदल दिया। निरंतर परिवर्तनशील ग्रह पर इन विविधताओं ने विभिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों में विशिष्ट लाभ प्रदान किए। अधिक अनुकूलित विशेषताओं वाले जीवित रहे और प्रजनन किया। ये अरबों वर्षों तक खरबों बार दोहराया गया। जीवन कई गुना बढ़ा, विकसित हुआ और विविधता पूर्ण हुआ। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति अभी बाकी थी। कोशिकाएं एक दूसरे के अंदर एक साथ रहने लगी, संलगित होने लगी। विभिन्न प्राणियों के बीच इस घनिष्ठ अंतःक्रिया ने एक नए प्रकार की कोशिका को जन्म दिया, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें न केवल झिल्लियां थीं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आंतरिक अंग भी थे, जो छोटे कोशिकीय अंगों की तरह कार्य करते थे। इन जटिल कोशिकाओं में ऐसी क्षमताएं थीं जो साधारण कोशिकाओं में नहीं थीं। वे नए वातावरणों का संशोधन कर सकती थीं, परिवर्तनों का सामना कर सकती थीं और अधिक कठिन कार्य कर सकती थीं। और मानो इतना ही काफी नहीं था, ये जटिल कोशिकाएं एकजुड़ित होने लगी। सचमुच, कुछ ने खुद को समूहों में संगठित करना शुरू किया, जहां प्रत्येक कोशिका का एक विशिष्ट कार्य था। कुछ ने समूह की रक्षा की, अन्य ने भोजन प्राप्त किया। इस प्रकार बहुकोशिकीय जीवन का उदय हुआ, एक नई विकासीय छलांग। अब जीव बढ़ सकते थे, गति कर सकते थे और विशेषीकरण कर सकते थे। और इस तरह 40 करोड़ साल बाद, जिसे हम कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं, वो हुआ। ये इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। ये विनाश का नहीं, बल्कि सृजन का था, जीवन का एक सच्चा उत्सव। इस काल के जीवाश्म अभिलेख आकार, आकृति और संरचनाओं की अपार विविधता दर्शाते हैं। बाह्य कंकाल, आदिम आंखें और जोरदार पैरों वाले जीव उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए, ट्राइलोबाइट्स इस युग के सबसे आम जीवाश्मों में से एक हैं। इतने कि ये आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में गली मोहल्लों के बाजारों में पाए जा सकते हैं। लेकिन ये सारा जीवन अभी भी पानी के नीचे था। सूखी धरती, चट्टानों और धूल का एक विशाल रेगिस्तान थी। कोई पौधे नहीं, कोई जानवर नहीं, एक दुर्गम वातावरण। लेकिन 500 मिलियन साल पहले कुछ प्राणियों ने सतह का पता लगाना शुरू किया।
उन्होंने उथले पानी, समुद्र तटों को छोड़ दिया और अपने शरीर को सूखी जमीन पर जोखिम में डाल दिया। उन्होंने शिकारियों से आश्रय, सुरक्षा की तलाश की। उस समय यह आसान था। जमीन पर कोई शिकारी नहीं थे, क्योंकि जमीन पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जहां चुनौती है, वहां अवसर है। तभी पौधों ने स्थलीय वातावरण में बसना शुरू किया। ये लगभग 465 मिलियन साल पहले हुआ था। वे अग्रणी थे और सूखी सतह पर भोजन की पेशकश करके उन्होंने जानवरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जमीन पर भोजन का मतलब था कि अब पानी के पास रहना जरूरी नहीं था। जीवन फैलने लगा। धीरे धीरे पहले कीड़े उभरे, फिर फर्न जैसे संवाहक वाहिकाओं वाले पौधे आए, और उससे भी ज्यादा हाल ही में लगभग 13 करोड़ साल पहले फूल खिले। ये विविधता, जिसके हम इतने आदी हो चुके हैं, पृथ्वी के 4.5 अरब वर्षों की तुलना में बेहद नई है। और अब वो हिस्सा आता है जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, हमारी प्रजाति की उत्पत्ति। हमारा वंश होमो लगभग 6 लाख साल पहले उभरा था। पृथ्वी के इतिहास की तुलना में ये एक पूरे दिन के आखिरी सेकंड के बराबर है। तब से इस वंश में विविधता आई है। कुछ प्रजातियां लुप्त हो गईं, कुछ बची रहीं, जब तक कि होमो सेपियंस का उदय नहीं हुआ। हम होमो सेपियंस की उदय के साथ जीवन की जटिलता में एक छलांग लगी। जैविक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक। हमने अपने आसपास के वातावरण को आकार देना शुरू किया। हमने औजारों, आग, भाषा, प्रतीकों का इस्तेमाल किया। हमने समूहों में सहयोग करना, आश्रय बनाना, जानवरों को पालना और पौधे उगाना सीखा। हमने पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और टुंड्रा का अन्वेषण किया। हमने दूसरे जानवरों की खालें चुराकर ठंड से बचाव किया। हमने रेगिस्तान में दबी हुई लौकी का इस्तेमाल करके पानी जमा किया। हर बाधा अनुकूलन का एक अवसर थी। लेकिन इतनी क्षमता के बावजूद हम समुद्र में वापस नहीं लौट सकते, उसी पर्यावरण में जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये दर्शाता है कि हम चाहे कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, हमारी अपनी सीमाएं हैं। और ये हमें एक बुनियादी बात की याद दिलाती हैं कि हम एक संतुलित ग्रह पर गहराई से निर्भर हैं। साफ हवा, साफ पानी, उपजाऊ मिट्टी, इनके बिना कोई भी तकनीक हमें नहीं बचा सकती। अपनी सीमाओं को समझना अपनी भूमिका को समझना भी है। पृथ्वी की देखभाल राजनीति, राय या पसंद का मामला नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है। अगर हम जीवन का अगला अध्याय देखने के लिए यहाँ रहना चाहते हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये लिखा जाए। और ये तभी लिखा जाएगा जब पर्याप्त पृष्ठ होंगे, हरे पृष्ठ, नीले पृष्ठ, साफ हवा, जैव विविधता और संतुलन से भरे हुए। कौन जानता है आज से 10 करोड़ साल बाद कौन से जीव रूप मौजूद होंगे? शायद ऐसे जीव जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद अज्ञात रूपों में बुद्धिमत्ता, शायद हमारे अपने वंशज, या शायद कुछ भी नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अभी क्या करते हैं। जीवन का भविष्य अभी भी खुला है। जीवन एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, और हम केवल पाठक नहीं हैं, हम पात्र हैं, हम सह लेखक हैं। हमारा हर कार्य इस किताब की एक लाइन है, हर फैसला एक शब्द। और मुझे ये कहानी आपके साथ शेयर करते हुए खुशी है, क्योंकि ये हम सब के बारे में है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपकी बारी है कुछ करने की। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आइए इस मैसेज को फैलाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस कहानी के महत्व को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पास इसके लायक भविष्य पाने की संभावना होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार तक